हमें स्क्रीन दिख रही है? नो सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब दिख रहा है? ओके, ठीक है। सो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सो हमने पिछले क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था कैथोड रेस के बारे में और हमने एनोड रेस के बारे में, है ना। हमने ये देखा जो हमारा कैथोड रेस होता है वो हमारा वो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है ना। और जो कैथोड रेस है वो आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये तो हम देखा था। हाय आरती, गुड इवनिंग बच्चा। हाय जगदीश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सब। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो हमने ये पार्ट देखा था। फिर हमने ये देखा कि एनोड रेस के बारे में हमने पढ़ाई किया। फिर हमने क्या देखा, जो हमारा एनोड रेस होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? आपका एनोड से निकलते हैं और जाते हैं और कैथोड जाते हैं, Cathode. है ना। फिर हमने ये देखा जो एनोड रेस का पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्या होता है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि उसमें जो गैस फिल होती है उसके ऊपर, वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट देखा। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं, फिर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आरती बेटा। कमन आरती बेटा प्लीज पढ़िए। उसके बाद तनिष। हाँ जी। Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। A. They start from the cathode and move towards the anode. They travel in straight line in the absence of an external electrical or magnetic field. Characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes in cathode ray tube. Characteristics of cathode rays depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. हाँ, तो हमने क्या देखा? हाँ, तो सिंपल सी बात है ना। हमने क्या पढ़ा? एकदम वेरी गुड बच्चा, एकदम वेरी गुड। तो हमने कल क्या देखा था, जो हमारे कैथोड रेस हम देखते हैं ना, कैथोड रेस के बारे में देखते हैं, तो हमने क्या देखा, जो वो क्या होता है कैथोड रेस आपका डिपेंड नहीं करता। Depend of nature. यहाँ तो डिपेंड बोला है, तो क्या होगा ये ऑप्शन, ये क्या होगा? नॉट करेक्ट। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में देखो बच्चों, इतना बेसिक बेसिक चीज आपको समझना है, सारे चीज आपको समझ जरूरत भी नहीं है, खाली बेसिक चीज ध्यान रखो, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी पार्टिकल्स हम थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे और उसके आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी होगा, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अगेन बच्चा आगे बढ़ने से पहले ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पढ़े तनिष बेटा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर बताइए। कम ऑन। Which of the following statement about the electron is incorrect? It is an actively charged particle. Second point, the mass of electron is equal to the mass of neutron. It is a basic constituent of all atoms. It is a constituent of cathode ray. Sir, इसका second answer है। सेकंड आंसर आएगा। क्यों? सिंपल सी बात, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, फिर आपका बेसिक कंस्टिट्यूट होता है और आपका ये कैथोड इसमें होता है। तो कौन सा सही नहीं है? क्या लिखा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमने क्या देखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बस ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, हम ये बोल सकते हो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड बच्चा, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने ये पार्ट देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? ओके, ये देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा था जब हम एनोड गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग स्नेहा। सो हमने क्या देखा, जो हम ई बाय एम रेशियो निकालते हैं किसके लिए, कैथोड से, क्या उसका कितना वैल्यू, उसका एक वैल्यू आया। सिमिलरली हम देखते हैं द ई बाय एम रेशियो ऑफ कैनाल रेस, मतलब कि हम किसकी बात करें यहाँ पे, हम एनोड रेस की बात करें। एनोड रेस की बात है, क्या होगा, द ई बाय एम रेशियो ऑफ कैनाल रेस डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। क्यों? हम क्या जानते हैं, जो एनोड रेस होता है क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, अगर गैस चेंज होगा तो क्या होगा, उसका ई बाय एम रेशियो भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो समझ गए ना। तो काफी बेसिक वाला पार्ट है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको आराम से धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। अब देखो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डिस्क न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये आई थिंक आपका टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में क्या है, ठीक है ना। अब देखो न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन मतलब होता है आपका, उसका कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा हुआ सब Neutral particle. Neutral part. न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब होता देखो कैसे हुआ, तो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे हमारा जेम्स चैडविक करके, ठीक है ना।
उन्होंने क्या किया 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। कैसे उन्होंने किया? दे बम्बार्डेड द शीट थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। जब उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के कोई बच्चा नहीं, अभी हमें स्टार्ट किया। डोंट वरी मुस्कान, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने ये हम यहाँ पे थे कि जो चैडविक थे उन्होंने कैसे, उन्होंने हाय वंश, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हमने कैसे किया हमने, तो उन्होंने बेसिकली ये किया कि उन्होंने बेरिलियम का एकदम पतला शीट बनाया, ठीक है ना। बेरिलियम मतलब क्या, कैसा होगा बेरिलियम में, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं उसका वो लिखता हूँ, 2 सेकंड बच्चा, अगर मैं यहाँ पर उसका इक्वेशन, तो कैसे होगा, मैं ये लिखूंगा दैट इज 9 बेरिलियम, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, राइट है ना, कि 4 आएगा सर 4। बेरिलियम का एटम में 4 होता है। तो क्या किया, जब हम बेरिलियम को क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल हिट करते हैं, क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल। हमने क्या देखा था, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, आपके पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या, तो वो एक्चुअली बेसिक हीलियम न्यूक्लियर होता है, हीलियम का 2+ चार्ज, ठीक है ना। तो जब ये जब इसे हिट करते हैं तो क्या बनता है, ये आपके यहाँ से आपका कार्बन, यहाँ पे आपका कार्बन 12 निकलता है, प्लस आपका यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज होता है। तो इससे इन्होंने क्या देखा, जेम्स चैडविक ने यहाँ पे न्यूट्रॉन का यहाँ पे डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन का यहाँ पे डिस्कवर किया। समझ गए, काफी सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, खाली आप समझो कि कैसा है, ठीक है ना। खाली आपको ये देखना है कैसे निकला। आप बोलोगे कि बम्बार्डेड थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। कल ध्यान रखो, ठीक है, कल ध्यान रखो। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे यस सर। अब देखो, और अब क्या हुआ, अब उन्होंने ये बोला कि क्या बोला, डिस्कवर क्या बोला, द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एमिटर्स न्यूट्रॉन। तो उसने क्या बोला कि जो आपका पार्टिकल निकला है उसके कोई चार्ज नहीं है, तो उसको कोई चार्ज नहीं है, तो उसका उन्होंने नाम क्या बोला, उन्होंने उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, ठीक है ना। और क्या उन्होंने क्या बोला, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ प्रोटॉन। कितना स्लाइटली, बहुत कम है, मतलब हम ये मान सकते हैं जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है और जब मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम थोड़ा क्या देखते हैं कि आपको जो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी किससे, प्रोटॉन से, ठीक है, इतना हम देख जानते हैं। ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन है, अब कल ध्यान रखो ये होता करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में। हमें पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में। अभी थॉमसन मॉडल है एक काफी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। अब देखो, जब हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल की, ये हमने 9th में पढ़ा था, है ना, ये आपने 9th क्लास सर में। आप रिपीट कर सकते हैं आपने पहले क्या पढ़ाया? डोंट वरी बच्चा, सब रिपीट कर दूंगा, जब हम एक बार रिवीजन करेंगे ना सब आ जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा एकदम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा, हम बेसिक पार्ट हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है आपका रदरफोर्ड मॉडल है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये खाली समझने के लिए पार्ट, ठीक है। चलिए अब देखो, जो आपका थॉमसन मॉडल था ये हमने क्लास 9 में पढ़ाई किया था। तो थॉमसन मॉडल ने क्या, उन्होंने क्या बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, कैसे वो, कैसे आपका मान के चलो एक तरबूज की बात करते हैं, तो तरबूज में कैसे होगा, जब हम तरबूज को काटते हैं तो क्या उसमें रेड वाला पार्ट होता है, जो हम बोलते हैं फ्रूट वाला पार्ट है, जो आपका फ्रूट वाला पार्ट है। और जो बीज, जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो क्या होगा आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जो फ्रूट वाला पार्ट है वो क्या होता है, वो आपका प्रोटॉन्स होते हैं, वो सारे के आपके प्रोटॉन्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्या वो आपके ऐसे घुसे होते हैं, वो क्या होता है आपके सिस्टम में घुसे होते हैं। उन्होंने ये बोला कि एटम ऐसे अरेंज होते हैं, क्या होता है, वो आपका न्यूट्रल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उसने थॉमसन ने कहा। और उन्होंने कैसे बताया हम आगे उसको पढ़ के समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हम थॉमसन मॉडल क्या बोलते हैं, हम बेसिकली हम थॉमसन मॉडल, उसका 2 नाम उसका हम बेसिक जान सकते हैं। कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिंग पुडिंग मॉडल, या तो उसको रेजिंग पुडिंग मॉडल बोलते हैं, या तो वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, या तो प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। बेसिक सबको उसका नाम, लेकिन कहने में तो सबका एक ही है, ठीक है ना, कहने का मतलब आपका एक ही है। सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ केक, यहाँ पर केक है, मान के चलो यहाँ पे केक है, कौन सा केक है, मान के चलो यहाँ पे मेरा चॉकलेट केक, मोस्ट लोगों को चॉकलेट केक ज्यादा अच्छा पसंद है ना, वो देते हैं यहाँ पे चॉकलेट प्लेट, चॉकलेट केक है। तो क्या होगा, जो चॉकलेट केक हमें बनाया है, जो क्रीम है वो क्या होगा, ये आपका आउटर लेयर में होगा, जो क्रीम क्या होगा वो आपके ऐसे आउटर लेयर में रहेगा। तो क्या होगा, उन्हें बोला जो आउटर लेयर पार्ट है वो क्या होगा आपका, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होंगे, उसको आप कैंडल समझो, कैंडल कैसे होगा, कोई भी कैंडल में ऐसा
ऐसे ये यहाँ पे कैंडल होगा, यहाँ पे कैंडल होगा। उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन से क्या आपके वो उस चीज के अंदर उसे घुसे हुए हैं, ऐसे धसे हुए हैं, उसने थॉमसन ने ऐसा बोला। लेकिन जब हम फ्यूचर में इसके बारे में स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो आपका थॉमसन मॉडल फेल हो गया। क्या हो गया, आपका थॉमसन फेल हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बारे में। क्यों नहीं कर पाए, हम आगे पढ़ते हैं, समझ पड़ा। तो बेसिस का 3 नाम है। फेमस कौन सा नाम से फेमस है आप बोलोगे, ये आपका वाटरमेलन नाम से Water. ना, इससे ज्यादा फेमस है। ओके फाइन। ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेगी विशाल बेटा, कौन बच्चा पढ़िए। An atom has a spherical shape, radius 10 raised to power 10 meter. Positive charge. माइनस मीटर मतलब बहुत छोटा है, ठीक है ना। Positive charge is uniformly described डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the sphere. and then negative charge electrons are embedded is like raisin in the pudding। मतलब क्या होगा, जो पुडिंग है उसमें जैसे आपका दाना घुसा हुआ रहता है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तो क्या होगा, क्या होगा, उस केक के अंदर से घुस एकदम धसा हुआ होगा, उसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज है कैसा आपका, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। अगर ये मान के चलो, ये आपका पार्ट है, मान के चलो केक है, ये जो आउटर वाला कवरिंग है दिख रहा है ना आपको, जो ब्राउन ब्राउन कलर का, वो क्या होगा, ये सब आपके प्रोटॉन्स होंगे। और जो दिख रहा है दाना, ये तो देखो, ये दिख रहा है डॉट डॉट, Electrons. वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसने बोला, थॉमसन ने ऐसा बोला उस समय, ऐसा बोला इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। ये उसने कहा। उन्होंने ये बोला कि जो आपका रेडियस है एटम कितना होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर। 10 meter. इतने मीटर उसका रेडियस होता है, जो कि सही था, जो कि हद तक कुछ सही था। लेकिन बाकी जो पार्ट था उसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन देखो यहाँ पे उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इट। मतलब क्या होगा, जो मास होगा क्या होगा, वो हर जगह फैला होगा, उन्होंने ये कहा, ठीक है ना। अगेन हम क्या बोलेंगे, अगर मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो फ्रूटी पार्ट है, ये फ्रूटी पार्ट है, जो आपका फ्रूटी पार्ट है वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो आपका सीड्स होंगे, वो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज, दैट इज वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, एकदम से ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब उन्होंने ये बोला, देखो यहाँ पर ये पढ़ेंगी प्रीति बेटा, पढ़िए। Thomson model. Electrons are embedded in an atom in such a way that the most stable electrostatic arrangement is achieved. हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है, वो ऐसे अरेंज है उस सिस्टम के अंदर, कैसे होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिलेगा। तो उन्होंने ये बोला, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला, जो पॉजिटिव चार्ज है कैसे है, वो हर जगह पे फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन कैसे वो ऐसे धसा हुआ है, आपको ऐसा धसा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा कहा। तो ये भी काफी सिंपल वाला पार्ट है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थॉमसन मॉडल क्या एक्सप्लेन किया, थॉमसन मॉडल ये एक्सप्लेन किया दैट इज एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन सर ड्रॉबैक क्या था, अब देखो सर ड्रॉबैक पढ़ते हैं। ओके, ड्रॉबैक ये था, लेकिन जो हमने बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स किए, तो क्या हुआ, वहां पे वो फेल हो गए। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें हमने किया था रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया ना, रुदरफोर्ड ने, तो ये क्या होगा, ये मॉडल उसका फेल हो गया। अब जब हम रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो आप ध्यान समझना, हमारा ये जो थॉमसन मॉडल था क्यों फेल हो गया। हमने यहाँ पे क्या बोला, थॉमसन मॉडल इन्होंने ये बोला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है कैसा, वो हर जगह फैला हुआ है। लेकिन जो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, कि क्यों नहीं होता, हम आगे देखते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल में उसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन आगे से बढ़ने से पहले, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, आप आराम जगदीश बेटा आप प्लीज क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप भी बताइए। कम ऑन, चलिए। Which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? Overall neutrality of atom, spectra of hydrogen atom, position of electrons, protons and neutron in atom, stability of atom. अच्छा, क्या डिसाइड क्या बना था, बताओ क्या आंसर आया इसमें। Sir, overall neutrality of atom. ये आपका ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम मतलब ये हमने देखा। तो सोचो कितना इजी वाला पार्ट है ना। ये भी आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन, जो आपके देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन हमको दोनों साथ साथ लेके चलना है, जो काफी इजी होगा, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड के बारे में, ठीक है ना। अभी हम रुदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफी सिंपल वाला पार्ट था। अब देखो इसका सेटअप सबसे मैं आपको समझाऊंगा इसका सेटअप क्या था, ठीक है ना। जैसे बाकी हम क्लास में पढ़ते थे, पहले हम उसका सेटअप पढ़ते थे कि सेटअप कहता क्या करके, है ना। 2 सेकंड को मैं थोड़ा 2 सेकंड को बच्चा, ठीक है, ओके। अब देखो रुदरफोर्ड ने क्या किया। आप बोलोगे हमने रुदरफोर्ड में क्या किया। अगर हम उसकी सेटअप की बात करते हैं, अगर हम रुदरफोर्ड की सेटअप के बारे में बात करते हैं, हम क्या बोलेंगे रुदरफोर्ड ने क्या किया। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। रुदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया। क्या किया उन्होंने, गोल्ड का फॉइल यूज किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, बम्बार्ड किया, मतलब कि उसको अल्फा पार्टिकल से एमिट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज किया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगेन बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या है, देखो कंफ्यूज मत होना। अल्फा पार्टिकल ये होता है, देखो जब हम बात करें अल्फा पार्टिकल तो वो आपका ये होता है, बेसिकली ये होता है, दैट इज He24, ये होता है। मतलब क्या, हीलियम का डबली चार्ज्ड तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, आप बोलोगे इसके नेचर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होता है इसका पॉजिटिव। इसका ओवरऑल पावर क्या है आपका 2 है, प्लस है, तो मतलब वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, है कि नहीं बच्चा। यस सर। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट क्या उन्होंने क्या यूज करते हैं, वो आपका गोल्ड का फॉइल यूज करते हैं। सेकंड वो यूज करते हैं आपका अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं, जिनका नेचर क्या होगा, जिसका नेचर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जिनका पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल यूज किया था, उन्होंने क्या किया, उसको लेड के बॉक्स में रखा। क्या किया, उसमें लेड के बॉक्स में रखा, ठीक है ना। अब लेड के बॉक्स में क्यों रखा, क्योंकि क्या होगा, लेड के बॉक्स में ये होता है वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, वो आपका यहाँ फैलेगा नहीं, ठीक है ना। क्या होगा, लेड बॉक्स में आपको कैप्चर करके एक छोटा सा होल पास किया उसमें से आपका क्या होगा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, ओके। लेड का बॉक्स यूज किया था। अगेन 4th पॉइंट क्या होगा, 4th पॉइंट ये होगा, उन्होंने क्या किया था, एक सर्कुलर डिस्क बनाया था। क्या किया था, एक सर्कुलर डिस्क बनाया, किसका, और वो डिस्क को उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, क्या उन्होंने किया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन डाला। अब देखो अगेन बच्चों, हम क्यों जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन से होता क्या है, अगर हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज करते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना, अगर उस पर उसको हिट करता है, क्या होता है, उस पर अगर हिट होता है तो क्या होगा, वो आपका क्या ग्लो करेगा, क्या करेगा, वो आपका ग्लो करेगा। जिस समय क्या पता चलता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो चार्ज पार्टिकल है जहाँ पे आप हिट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका बेसिस चार्ज सेटअप था। कौन सा सेटअप था बोलो बच्चों, क्या क्या उन्होंने यूज किया, पहले जल्दी बताओ। Gold foil. गोल्ड फॉइल, चलिए इसका मतलब इसका मतलब ये है कि आप सब प्रॉपर्ली समझ रहे हो, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, अब देखो इससे कुछ एक्सपेरिमेंट थे, उसका मतलब क्या था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिख रहा है आपको, यह स्क्रीन प्रॉपर्ली अच्छे से। यस अब देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रुदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखो स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड द थिन गोल्ड फॉइल, ठीक ना, उसको उसकी तरफ भेजा। थिकनेस क्या था गोल्ड फॉइल का, इसको आपको ध्यान, ये आपका एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ये आपका एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। कितना थिकनेस था आपका, 100 नैनोमीटर का थिकनेस था उस पे, ठीक है। और ये स्क्रीन दिख रही है ना ग्रीन कलर की, वो क्या था आपका, वो आपका जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वहां पे हिट किया तो क्या होगा, वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। ये इसका सेटअप था। अगर वापस होगा, ये आपका सेटअप होगा। समझ गया बच्चा, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को। नो सर। अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स। बेसिकली रेडियो एक्टिव सोर्स क्या था आपका, ये आपका बेसिकली अल्फा पार्टिकल था, ये आपका अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है। यहाँ पे समझ गया, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको। यस सर। अब देखो, अभी मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, एकदम ध्यान समझना, आप पूरा इसमें समझ जाओगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एकदम शांत सुनना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वहां से हमने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, किससे, लेड के सोर्स से पास किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे बीच में आपका गोल्ड फॉइल था। अब क्या हुआ,
जितने भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रिलीज करते क्या होता है, उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो आप स्क्रीन में देखो, जितने भी अल्फा पार्टिकल है उनका टारगेट कहाँ पे आ रहा है, उनका टारगेट यहाँ पे आ रहा है, उनका ये टारगेट आ रहा है। मतलब क्या, जितने भी हम अल्फा पार्टिकल वहां पे छोड़ रहे थे उसमें हम एमिट करते क्या होता, वो गोल्ड फॉइल से या तो उसको पास करके आगे निकल जाता था, क्योंकि हमने क्या देखा, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन गया उसके पीछे रखा है ना, वो गोल्ड फॉइल के पीछे रखा है। तो हम क्या करते थे, जितने भी आपका अल्फा यहाँ पे आ रहा है उसको पास होकर पीछे चला जा रहा है। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने फर्स्ट ये देखा दैट इज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल were passed through gold foil undeflected, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, उसमें आपका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, आपका टकराया और सामने चला गया, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ अल्फा पार्टिकल, क्या देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये कुछ अल्फा पार्टिकल है, मतलब ये कुछ पार्टिकल है, ये कुछ पार्टिकल, उसमें क्या होता है, थोड़ा डिविजन आया है। मतलब क्या कि वो क्या कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं गोल्ड फॉइल से और थोड़ा सा डिविजन आ रहा है, थोड़ा सा क्या, और आपका थोड़ा सा डिविजन आ रहा है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कुछ अल्फा पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल were deflected in small angle by small angle, मतलब कि टकरा रहे और कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन आ रहा है, उन्होंने ये देखा। अब देखो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, अब देखो यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं जो क्या हो रहा है, टकरा के बहुत ज्यादा एंगल से डिविएशन का, कौन सा आप देख सकते हैं, वाला पार्ट, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, जो गोल्ड फॉइल है, आपका जो गोल्ड फॉइल है क्या कर रहा है, आपका अल्फा पार्टिकल से आपके टकरा रहा है और यहाँ पे आपका थोड़ा लार्ज क्या होगा, आपका लार्ज एंगल से डिविएशन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, some alpha particle were deflected in larger angle, ठीक है ना। अभी आप ये भी देख पा रहे हो कि फोर्थ पॉइंट, ये आपका लास्ट पॉइंट होगा, हम ये भी देख पा रहे हैं कुछ अल्फा ऐसे भी हैं जो क्या, और आपका यहाँ पे टकरा रहे, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से पास हुए एकदम सीधा सीधा, यहाँ पे एकदम सीधे यहाँ पे टकरा गए और वापस आ गए, वापस टकरा के वापस पीछे आ गए, टकरा के वापस पीछे आ गए, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, मैं स्क्रीन से दिख रहा है बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से मेरा, Yes, sir. ओके ओके। तो हम ये बोल सकते हैं, वेरी फ्यू, आप ये बोल सकते हो few alpha particle were deviated by 180 degree, deviated by 180 डिग्री, क्या हुआ आपका 180 से आपका डिवेट हो गया। तो इससे क्या, देखो हम वैसे 4 ऑब्जर्वेशन दिखा, तो जब रुदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको 4 ऑब्जर्वेशन दिखाया गया, उन्होंने ये देखा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल हम वहां पे छोड़ रहे हैं क्या, और आपका वो क्या हो रहा है, गोल्ड फॉइल से पास होकर उस साइड चला जा रहा है, मतलब क्या आपका स्क्रीन से टकरा जा रहा है। उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या था आपके टकरा कर थोड़ा एंगल कम एंगल से डिफेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या था आपके टकरा के थोड़ा बड़ा एंगल से डिफेक्ट हो गए, और क्या था एकदम बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या था आपका टकरा के पूरा वापस बाउंस बैक हो गया। मतलब कैसा, मान लीजिए ये आपका गोल्ड फॉइल है, ये आपका गोल्ड फॉइल है, ये आपका गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना, ये आपका गोल्ड फॉइल है, तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल आया और टकरा के वापस पीछे चला गया, तो एक बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल या एक हो रहा था। तो बेसिकली आपका रुदरफोर्ड का हमने एक 4 ऑब्जर्वेशन देखा। अब ये 4 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चा, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जैसे आप ये देख पा रहे होगे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये बोला कि जो गोल्ड फॉइल है, उन्होंने ये बोला जो गोल्ड फॉइल है उसमें क्या, गोल्ड फॉइल में क्या, गोल्ड के एटम होंगे, गोल्ड फॉइल में क्या होगा आपका गोल्ड के एटम्स होंगे, है ना। अभी एटम है, एटम में क्या होगा, एटम में न्यूक्लियस होगा, एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो उन्होंने ये बोला जो एटम है, जो आपका एटम है वो आपका खाली एटम है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। लेकिन थॉमसन ने क्या हुआ था, जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या था आपका हर जगह फैला हुआ था, है ना, फैला हुआ था। सिंपल सी बात है ना, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सामने सामने, तो वो टकरा के तो पीछे चले जाने चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, आपके यहाँ पे देखो, आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जितने भी पार्टिकल्स थे आपके जितने भी अल्फा था आपके टकरा के बैक साइड चले गए। मतलब क्या होगा, उन्होंने ये बोला कि एटम कैसा हो, मोस्टली उनका जगह खाली है,
क्या आपका मोस्ट खाली रखा है। थॉमसन क्या होता है पूरा भरा हुआ था पॉजिटिव, लेकिन ऐसे एक्चुअली नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। आगे हम जब ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे हम उसको प्रॉपर्ली पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट समझ गया बच्चे, ये वाला पार्ट समझ गया, ये वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो अभी है ना क्या करेंगे, श्रुति शालिनी पढ़ेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे और कंक्लूजन पढ़ेंगे आरती, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके सबसे पहले हमने ये इसका जो उसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस 4 मेन ऑब्जर्वेशन थे, उसके बेसिस यहाँ पे 4 मेन ऑब्जर्वेशन थे। तो अगर आपका एग्जाम में अगर आएगा ना तो आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से लिखने हैं, ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए शालिनी बेटा, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ पाओगे बेटा शालिनी बेटा? ये कौन पढ़ेगा? ओके दीक्षा, दीक्षा पढ़िए बेटा, दीक्षा बेटा पढ़िए, उसके बाद मनीषा पढ़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा एंड ये आपका फोर्थ होगा, ठीक है, ये आपका फोर्थ होगा। ओके कमान पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चा, पढ़ना स्टार्ट करिए कमान। Most of them passed undeflected. हाँ Small fraction was ओके ओके deflected by देखो आप कैसे पढ़ोगे, आप ऐसे पढ़ोगे, देखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे ध्यान लिखा ना, क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफरेंट, आप ऐसे पढ़ा करो, ठीक है। ओके फिर क्या होगा, आगे पढ़ो, सम अल्फा पार्टिकल्स पढ़ो, small पढ़ो fraction was हाँ कंटिन्यू पढ़िए। Was deflected by small angles. आगे पढ़िए थर्ड पॉइंट। Very small fraction was deflected by large angles. एंड आगे हाँ हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, वेरी फ्यू वर डिफेक्टेड, दैट इज मतलब उन्होंने ये बोला कि जब हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल रिलीज किए, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल रिलीज किया उसमें क्या हुआ, उनमें से खाली एक ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, बाउंस बैक रिटर्न आ गया, कितना टकरा के वापस रिटर्न आ गया, ठीक है ना। उसके चार बेसिकली 4 मेन ऑब्जर्वेशन पढ़ाई किया, ठीक है ना। ओके आगे पढ़ेंगी राशि बेटा, राशि बेटा उसका ऑब्जर्वेशन पढ़िए, पहला ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पढ़िए उसको पढ़िए। First observation. हाँ Yes. फर्स्ट, हाँ जी पढ़िए इसको फर्स्ट। Most alpha particle passes through the foil without direction, विदाउट deflection. डिफ्लेक्शन, हाँ इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, पढ़िए। Presence of large empty space in the atom. हाँ अब देखो ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, जब हम एटम के बारे में बात करेंगे, जब मैं एटम के बारे में बात, उसमें क्या होता है, उसमें जब पॉजिटिव चार्ज क्या वो आपका सेंटर में लाई करेगा, है ना, वो आपका सेंटर में लाई करता है। और अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या आपका, वो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका जो अगर हम मान के चलते एटम जो है आपका पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ, तो क्या होता है आपका, वो टकरा के वापस चला जाता, वो आपका टकरा के वापस चला जाता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, वो क्या रहा आपका आसपास हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि इससे हमें पता चलता है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एटम्स। हम ये बोल सकते हैं, अगर ये हमारा एटम है, अगर हम ये मेरा एटम है, तो मैं क्या बोलूंगा, एटम में क्या होगा, बीच में क्या होगा आपका न्यूक्लियस होगा, और आपके जो बीच वाला पार्ट है, ये आपका जो बीच वाला पार्ट है खाली है। इससे क्या हो रहा है, जैसे अगर आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आके वहां पे ऐसा सीधा चला जा रहा है, ये आपका सीधा चल रहा है। इससे पता चलता है दैट इज इट गिव्स द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एटम, ये हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पता चलता है, ठीक है। समझिए बच्चा, डन ये वाला पार्ट। Yes, sir. ओके सेकंड ऑब्जर्वेशन पढ़ेगी मनीषा, yes sir. सेकंड ऑब्जर्वेशन पढ़ेगी मनीषा बेटा, प्लीज पढ़िए बच्चा। Observation: few alpha particles were deflected by small angles. Conclusion: positive charge is concentrated in a very small region. ओके उन्होंने ये बोला कि जो एटम है, एटम में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो आपका एकदम छोटे रीजन में, मतलब कि एकदम छोटे प्लेस में कॉन्सेंट्रेट है, वो हर जगह फैला हुआ नहीं है। लेकिन थॉमसन ने क्या हुआ था, थॉमसन ये होता है वो हर जगह फैला हुआ है, इससे क्या हुआ आपका थॉमसन फेल हो गया। डन बच्चा, समझ गए, समझ गए। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ेंगी नेहा बेटा, प्लीज पढ़िए। Very few alpha particles, 1 of 2,000 deflected at 20,000 20,000 deflected at 180 degree. हाँ, Small मतलब क्या हो? positively, हाँ प्लीज small पढ़िए प्लीज। positively charged core at the center. हाँ तो अब क्या उन्होंने ये बोला कि जो आपका 20,000 में से क्या था, एक क्या हुआ आपका डिफेक्ट, मतलब क्या हो रहा, टकरा के वापस चला गया। सिंपल सी बात है, टकरा के वापस कब जाएगा, जब आपका
पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है, वो आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये आपस में टकराएं तो क्या होगा, आपस में आपका रिपल जाएगा, क्या आपका रिपल्शन हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है दैट इज देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर इन द सेंटर। तो क्या होगा, अगर हम एटम के बारे में, क्या होगा, एटम में क्या होगा आपका, अगर एटम है तो क्या होगा आपका, एक छोटा सा चार्ज है, जो छोटा पार्टिकल क्या आपका होगा, इसमें आपका क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव उसके सेंटर में लाई करता है। इस समय ये वाला पार्ट पता चलता है। समझिए बच्चे सारे के सारे पॉइंट्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या हुआ कि उसका नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस दिया गया, उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस दिया गया। अब उन्होंने ये बोला द एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर एट द सेंटर विच कैरीज द एंटायर मास ऑफ एटम। उन्होंने ये बोला कि जो एटम है, एटम का जो वजन है, जो एटम का मास है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है, वो आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है। और आपका न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन, क्या होता है, आपका होता है प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन बच्चों उस टाइम हमें न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, न्यूट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है ना, न्यूट्रॉन तो आपको बाद में डिसाइड हुआ। और उन्होंने ये बोला कि जो एटम को जितना मास कहाँ से आ रहा है, वो आपका न्यूक्लियस से आ रहा है, और आपका जो एटम कैसा है, वो एटम आपको जो एटम वो मोस्टली खाली पड़ा हुआ है, समझ पड़ा। ये उसका बेसिकली रुदरफोर्ड का मतलब था। और आपने ये देखा होगा जो रुदरफोर्ड मॉडल था वो कुछ हद तक सही भी था, लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने कुछ गलती वहां पे कहा कि वो गलती क्या की, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, वो गलती उन्होंने क्या किया, हम आगे पढ़ते हैं। ओके, अब देखो की फीचर ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो रुदरफोर्ड का मॉडल की फीचर क्या था, अब देखो, अभी अगर एटम है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। तो अब उन्होंने क्या बोला, और अब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला। अब स्टेटमेंट क्या था, ये पढ़ो, देखो विशाल बेटा प्लीज, केत की बेटा प्लीज पढ़िए, केत की Yes, बेटा, नहीं केत की पढ़िए, केत की बेटा प्लीज पढ़िए। Electrostatic force. Electrons and the nucleus are held together by electrostatic forces of attraction in an atom. ओके, अब क्या हुआ, रुदरफोर्ड ने ये बोला कि जो आपका सेंटर है, न्यूक्लियस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है, क्या आपका उनके बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बोला। और उन्होंने ये बोला कि जो एटम है वो कैसा होगा, वो आपका सोलर सिस्टम जैसा रिसेंबल करता होगा। इसका मतलब क्या, जब हम सोलर सिस्टम बारे में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं जो सन है आपका, जो आपका सन है क्या करता है, वो आपका सन सेंटर में हो रहा है, और क्या उसके सन क्या उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, सन क्या आपका डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो रुदरफोर्ड ने ये बोला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सेंटर में लाई करता होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका, वो क्या आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता होगा। किसने बोला, ऐसे आपका रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। लेकिन जब इन्होंने रुदरफोर्ड एक्सप्लेन किया, वो कहते सही थे, लेकिन क्या होता उसमें कुछ ड्रॉबैक्स था, वो ड्रॉबैक्स का था, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट समझ के बच्चा, तो उन्होंने ये बोला, हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं, जो आपका रुदरफोर्ड का जो मॉडल था, वो कैसे रिसेंबल करता है आपको, वो एक्चुअली आपका सोलर सिस्टम जैसे रिसेंबल करता है, जिससे क्या, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, गुड इवनिंग विमल बेटा, गुड इवनिंग। हम ये बोल सकते हैं, sir. जो आपका गुड इवनिंग बेटा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सेंटर में लाई करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या आपका, वो आपका ऑर्बिट से घूम रहे हैं, और दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ये हमने बेसिकली इतना पढ़ाई किया। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ड्रॉबैक के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ड्रॉबैक क्या था, ये आपका फर्स्ट ड्रॉबैक था। फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखो स्टेबिलिटी एटम कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ था, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि देखो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं, अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, क्या हो रहा है, अगर घूम रहा होगा, क्या करेगा, वो आपका एनर्जी एमिट करता है ना, मतलब क्या उसमें से एनर्जी कम होता जाएगा। तो क्या होगा, रुदरफोर्ड ने ये कहा, जो आपका एटम है क्या हो रहा है, एटम में न्यूक्लियस सेंटर में लाई करता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन खाली घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा। अगर वो घूमता रहे तो क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, और क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा, क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, आपका
उसकी एनर्जी खत्म होती रहेगी और आपका एक ऐसा टाइम आएगा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हो आपका न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा एक्चुअली में तो होता नहीं है ना, ऐसा एक्चुअली में तो होता नहीं है। एक्चुअली में तो आप इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब एटम तो रहता है, प्रेजेंट रहता ही है ना। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में, यहाँ पे देखो ड्रॉबैक ये था, हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, हम ये बोल सकते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे कौन सी चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, रिवॉल्व करता है। क्या होता है आपका, रिवॉल्व करता है, क्या होगा वो आपका कंटिन्यूस, वहां पर कंटिन्यूस आपका एनर्जी एमिट करेगा, और जैसे एनर्जी एमिट करे तो क्या होगा, वो आपका उसका एनर्जी कम होती रहेगी, तो क्या होगा, वो हर जगह पे सेम जगह पे घूमता नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ऐसे घूमते 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 क्या वो आपका बीच में आके हिट कर जाएगा। तो जैसे आपके हिट करेगा किससे, न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, वो आपका न्यूक्लियस एटम का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो आपको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इसका बेसिक ड्रॉबैक था, किसका, रदरफोर्ड का। समझ गए बच्चा ये पार्ट? ओके, तो ये हमने क्या देखा, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक देखा। रदरफोर्ड सेकंड ड्रॉबैक क्या था, सेकंड ड्रॉबैक ये था दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैसे, मतलब कि ये उन्हें ये नहीं बता पाए। उन्होंने ये बोला कि एटम घूम रहा है, पर कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो बता नहीं पाए। कौन, रदरफोर्ड। समझ गए? तो मतलब कि हम बात करते हैं ना, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होंगे, ऐसे तो नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, सभी में अलग अलग होते हैं। तो वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसके बारे में। तो बेसिकली रदरफोर्ड का ये दो बेसिक ड्रॉबैक था जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन उन्होंने मोस्ट ऑफ उन्होंने क्या ना, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो एटम है उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा अराउंड 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होगा। और क्या होगा, जो न्यूक्लियस साइज होगा, जो आपका न्यूक्लियस होगा उसका साइज कितना होगा, उसका साइज अराउंड 10⁻50 मीटर। मतलब क्या होगा, एटम के सामने न्यूक्लियस का बहुत छोटा पार्टिकल होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये मेरा मान के चलो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये जो माउस है मेरा न्यूक्लियस है, अगर इतना छोटा आपका न्यूक्लियस है तो ये समझो कि यहाँ से इस पॉइंट से आपका 4 किलोमीटर लंबा, यहाँ से इतना रेडियस क्या होगा आपका, इतना रेडियस मान लो, उसको सर्कल मान लो। तो सोचो एटम इतना बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा पार्टिकल है, तो कितना उसका रेंज है, इतना आपका रेंज है। उसने बोला, उन्होंने ये बोला कि एटम क्या होता है, एटम में क्या होता है, एटम में न्यूट्रॉन सेंटर में लाई करता है और आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये भी उन्होंने सही बोला, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई करता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनका ये उनका बेसिक ड्रॉबैक था जो रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। तो ये आपका बेसिकली आपका रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए पार्ट? डन? यस सर। इन बच्चों जब आप रदरफोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करोगे ना, आपको बेसिकली ये दोनों ड्रॉबैक्स पता होना चाहिए। बेसिकली आपका ये दो ड्रॉबैक्स पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं समझा नहीं पाए, और आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं समझा पाए एटम के बारे में। और आपको ये कंक्लूजन पता होना चाहिए। हमने जहाँ पे कंक्लूजन पढ़ा ना, ये वाला पार्ट, ये 1 2 3 जो कंक्लूजन वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पार्ट एग्जाम में आएगा, आपको पूछेंगे तो। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक पार्ट, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। चले, बहुत बढ़िया। ओके, सो आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, हाँ, कौन एक क्वेश्चन पढ़ेगा? आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जल्दी पढ़ो बच्चा, प्लीज कमन पढ़िए। हाँ, जगदीश क्वेश्चन पढ़ेंगे, विशाल ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए, कमन। Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? ओके, विशाल बेटा प्लीज इसका ऑप्शन पढ़िए। Most of the space in the atom is empty. Second, the radius of the atom is about 10 raised to power minus 10 meter, while that of nucleus is 10 raised to power minus 15 meter. Electrons move in a circular path of fixed energy called orbits. Electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. क्या आंसर आएगा बच्चा? आप ही बता दो, पढ़ ले आपने। सी है ना, तो सी इज द राइट आंसर। देखो,
तो बेसिकली मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो टेक्स्ट बुक बहुत लंबा लंबा दिया है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किसमें क्या मतलब है करके। सच पढ़ा बच्चों? तो आप जितने मैं नोट आपको भेज रहा हूँ आप सब उसको प्रॉपर रेफर करो। मैं डैम से बोल रहा हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। Yes, yes, ओके, Yes, sir. अब देखो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने कैथोड से हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर किया, एनोड से हमने पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कवर किया, है ना, हमने से वो डिस्कवर कर दिया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हम ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या होता है? उसका नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कितना नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलता है किससे? आपका मोलिक्यूल का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पता चलता है। किससे पता चलता है? आपका मोलिक्यूल का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अगेन बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपको खाली समझना है, क्योंकि ना अगेन ये वाला पार्ट है ना, कभी आपको एग्जाम में लिखने नहीं बोलेंगे। क्यों? इसका जो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, अब इसको ये लिखो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, बेसिक समझो होता क्या है। तो मोलिक्यूल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या फाइंड किया? आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, है ना, कि मतलब कितना उसका बेसिक चार्ज है, कितना एक प्रॉपर वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया। ठीक है ना, समझ गया बच्चा? समझ गए? yes, Yes, sir. अब देखो yes, sir. जो आप जी बच्चा, अब जो मोलिक्यूल थे उन्होंने कुछ सेटअप बनाया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया। ठीक है ना, अब वो सेटअप क्या है मैं आपको आगे स्लाइड में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका सेटअप समझा रहा हूँ। क्या दिख रहा है सेटअप? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेसिकली इसमें आना आपका 3-4 मेन पार्ट चीज है जो आपको समझना है। अब देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटम। देखो अगेन बच्चों ये वाला पार्ट आपको याद नहीं करना है, आप खाली ये ध्यान रखना है कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। तब आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर मोलिक्यूल आएगा। और कैसे किया? मोलिक्यूल को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। ठीक है ना, हमने ये हमें पता चलेगा। अब कैसे किया मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, अगेन बच्चा ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, खास साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, बस इतना। अब देखो उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले ये आपको फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, ये एटमाइजर। अब एटमाइजर करता क्या है? एटमाइजर एक्चुअली क्या होता है? वो स्प्रे होता है। क्या होता है? आपका ऑयल का स्प्रे करता है, और इस ऑयल का स्प्रे ऐसे एकदम ऐसे करता है, जो साइज आपको निकलती है ना, जो आपका ऑयल का जो ड्रॉप होगा, आपका जो ऑयल का ड्रॉप कैसे होगा? वो ऑलमोस्ट होगा, दैट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एटम। क्या होगा? ऑलमोस्ट आपका साइज ऑफ एटम के बराबर, मतलब इतना छोटा होगा। ठीक है ना, अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब क्या होगा? यहाँ पे ये लिखा आपका आयोनाइजेशन रेडिएशन। ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है ये बेसिक क्या होगा? यहाँ बेसिक आपको होता है एक्सरेस। क्या होता है आपका? यहाँ पे एक्सरेस यहाँ पे यूज होता है। हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं इस चेंबर में? क्या करते हैं? गैस को फिल करते हैं, या इसको गैस को फिल करते हैं, गैस को फिल करते हैं। ठीक है ना, अब देखो जैसे हमने इसको गैस को फिल किया, हम क्या करते हैं? उसको एक्सरे को पास करते हैं। तो क्या होगा? जो आपका एक्सरेस है क्या करेगा? गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो उसको आयोनाइज कर देगा। तो क्या जो एटम है, गैस में एटम्स होंगे ना, गैस में तो एटम्स होंगे। तो जब हम एक्स पास करते तो क्या होगा? गैस के जो एटम्स उसको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर मतलब निकाल देगा। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? आपका सेपरेट हो गए। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके सेपरेट हो गए, वो क्या करेंगे? वो आपके ऑयल के ड्रॉप के ऊपर आके चिपक जाएंगे। क्या करेंगे? आपके ऑयल के ड्रॉप आके चिपक जाएंगे। फिर क्या होगा? हम यहाँ पे एक होल करते हैं, तो क्या होगा? हम उस होल का जो डायमीटर हम ऐसे रखते हैं कि आपका क्या होगा? एक बार में एक ही ड्रॉप आएगा। क्या आएगा आपका? एक बार में एक ही ड्रॉप गिरेगा नीचे। ठीक है ना, ये देखते हैं। अब देखो ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप बेसिकली क्या होता है? आपका जो ऑयल का जो न्यूट्रन ड्रॉप हो रहा है, इसमें दो आपका फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? एक आपका लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, एक आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो आपको डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा, वो आपको ऑयल को डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा। और दूसरा हम क्या लगाते हैं? दूसरा हम लगाते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाते हैं इसमें? मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उसको ऊपर खींच रहा है। क्या कर रहा है? ऑयल को ऊपर खींच रहा है। तो क्या होगा? आपका ऑयल क्या थोड़े टाइम में क्या बीच में स्टैटिक में थोड़ा रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो हम क्या करते हैं? उसका
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल ने जो ड्रॉप गिरा था तो क्या उन्होंने क्या देखा, हर एक ड्रॉप के ऊपर क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, हर ड्रॉप पे अलग अलग चार्ज हो रहा है। लेकिन वो जो चार्ज है, जो उन्होंने क्या देखा, जो चार्ज देखा, दैट इज द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। द चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दैट इज उन्होंने क्या बोला, द चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, उन्होंने क्या बोला, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उन्होंने ये बोला, उन्होंने कैलकुलेशन किया, उन्होंने ये देखा कि मान के जो पहला ड्रॉप गिरा तो पहला ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, मान के चलो इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। अब क्या हुआ, आप उन्होंने दूसरा ड्रॉप गिरा, तो जब आपका दूसरा ड्रॉप गिरा तो क्या हुआ, उसका चार्ज कितना आया, उसका इसका इस वैल्यू का 2 गुना आया। जो तीसरा ड्रॉप गिरा उसका मान के जो 3 गुना आया, इस वैल्यू का जो आपका लिखा है ना 1 उसका 3 गुना वैल्यू आया, और चौथा गिरा उसका 4 गुना आया। तो उन्होंने ये बोला कि जो आपका जो ऑयल के ऊपर चार्ज है कैसे आपका, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इतना वैल्यू से आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, या तो एन के लिए कितना होगी, या तो एन के लिए 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। तो उन्होंने ये बोला, सारे के बाद उन्होंने ये बोला कि जो आपका ऑयल है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या होगा, वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका चार्ज का कितना आएगा, वो आपका इतना आया, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आया। तो उन्होंने क्या बोला, मुल्क ने ये बोला कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका आएगा, आप बोलोगे दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका, दैट इज इक्वल टू -1.602176 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना वैल्यू किसका आएगा, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आया। सच पढ़ा बच्चा हमने ये पार्ट, डन? Yes, sir. है ना। तो बेसिकली हाँ बोलो बच्चा बोलो। फिर से एक्सप्लेन कर दो ये वाला पार्ट। हाँ कोई बात नहीं। बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है, खाली आपको याद नहीं करना, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना, रिटर्न एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने ये बोला जो ऑयल का जो ड्रॉप है, अब देखो अब क्या हुआ, जब हमने एक्सरे पास किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चिपक गए, इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑयल के ड्रॉप पे चिपक गए, है ना। क्या हुआ, आपका ऑयल के ड्रॉप पे चिपक गए। फिर क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक होल किया और हमने उस होल का डायमीटर ऐसे सेट किया कि एक बार में आपका एक ही ड्रॉप होगा। क्या एक बार में आपका एक ही ड्रॉप आएगा। लेकिन जो ड्रॉप गिर रहा है सबकी चार्ज क्या, सबका चार्ज अलग अलग चार्ज है, लेकिन जो चार्ज है सबके ऊपर कैसा है, दैट इज n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁷। हम ये मान के चलते हैं जो पहला ड्रॉप गिरा, हम ये मान के चलते हैं जो आपका फर्स्ट ड्रॉप गिरा, जो पहला ड्रॉप है उसका चार्ज क्या होगा, मान के उसका चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना मान के चलो उसका फर्स्ट ड्रॉप गिरा। जो उसका सेकंड ड्रॉप गिरा, मान के चलते हैं कि उसका इस चार्ज का 3 गुना होगा। मतलब कितना होगा, हम मान के चलते हैं इतना होगा, दैट इज इक्वल टू 200 को बच्चा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, 3 इंटू 1.6 कितना आया, उन्होंने बोला -4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका सेकंड का आया। मान के जो थर्ड ड्रॉप है, जो आपका थर्ड ड्रॉप गिरा उसका चार्ज कितना होगा, मान के जो उसका चार्ज होता है 2 इंटू 1.6 कितना आया, उसका वैल्यू आया -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो उन्होंने ये बोला जो चार्ज का जो ड्रॉप गिर रहा है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁹। मतलब क्या होगा, जो भी चार्ज पार्टिकल वो कैसा रेशियो आपका बन रहा है, वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब क्या होगा, या तो उसका गुना जो चार्ज है उसका 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, इसको 3 गुना, या तो 4 गुना होगा। लेकिन वैल्यू किससे होगा, वैल्यू क्या करेंगे हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, n इंटू से करेंगे। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ उसका चार्ज 4 गुना है तो क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखोगे 4 लिखोगे तो 4 इंटू -1.6 इंटू 90 होगा। उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, आपका चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू होगा। उन्होंने क्या देखा था, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा था, उन्होंने देखा था सबसे छोटा वैल्यू ये था, कौन सा, ये वाला वैल्यू सबसे छोटा था। तो उन्होंने क्या बोला, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उन्होंने ये बोला तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, दैट इज -1.6 इंटू इतना वैल्यू उसका किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब समझ पड़ा केत की बेटा, डन, समझ पड़ा, ओके थैंक यू सर। ओके। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मुल्क ने क्या किया था। मुल्क ने बेसिकली छोटा एक्सपेरिमेंट किया था। अगेन बच्चों ये आपको ध्यान रखना नहीं है, खाली आप ध्यान रखो क्या क्या यूज हुआ था, एक्सरेज क्या थे, एटोमाइजर क्या था, ऑयल के नीचे क्या था,
ठीक है ना, हम खाली उतना देखोगे। समझे सारे बच्चे, समझ गए वाला पार्ट? डन। अब देखो अभी हमने चार्ज फाइंड कर लिया, अब देखो हमने क्या देखा था, जब हम जे थॉमसन की बात करते हैं, उन्होंने क्या निकाला था, उन्होंने चार्ज अपन मास के रेशियो निकाला था। उन्होंने निकाला था 1 पॉइंट, कितना निकाला था बच्चों बोलो? 1.7 into 10 की पावर 11 kg। उन्हें जे थॉमसन ये निकाला था, चार्ज अपन मास के रेशियो। अभी मोलिक्यूल ने क्या निकाला, मोलिक्यूल ने चार्ज का निकाला, कितना निकाला? -1.6। सर साउंड नहीं आ रही आपकी? सर आ रही है, आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके फाइन, ठीक है, ठीक। अब देखो हाँ, अभी मोलिक्यूल ने क्या बोला, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना उन्होंने बोला, उन्होंने बोला दैट इज इक्वल टू कितना, इतना 19 कूलम, इन्होंने ये बोला। अब देखो हमें E बाय एम का रेशियो पता है, हमें E का वैल्यू पता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम मास निकाल सकते हैं। तो क्या करें, मास हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इन दोनों वाले को डिवाइड करते हैं, अगर हम ये दोनों वाले को डिवाइड करते तो क्या हमें क्या मिल जाएगा, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है बच्चों यहाँ वाला पार्ट? यस सर। तनिष बेटा प्लीज पढ़िए इसको, जो ब्रैकेट में जो दिया आपका, प्लीज पढ़िए इसको प्लीज। Mass of the electron Thomson E by m ratio 1.75882 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी, coulomb per kg charge from Millikan's experiment -1.602176 into 10 raised to power -19 coulomb। ओके। अब देखो अगर ये आते हैं हम, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे E को दैट इज चार्ज अपॉन E बाय m, मतलब क्या करता हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को और हम थॉमसन रेशियो डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मास मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो E बाई E हो जाएगा, यहाँ पे m मिल जाएगा, तो E बाई E कैंसिल होगा, हमें क्या मिला, मास मिला। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। कितना मिला हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिला, हमें मिलता है 9.1 into 10 to the power -31 kg, हमें इसको वैल्यू मिलता है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप चार्ज दैट इज इसको डिवाइड करते हो इसके साथ, 1 को 2 से डिवाइड करते हो, तो क्या होगा, आपको मास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट? डन। यस सर। मेरे बच्चे समझ गए अच्छे से? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओके आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स था, हमने उसके सबके बारे में पढ़ाई कर लिया। हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया, प्रोटॉन का चार्ज फाइंड किया, और हमने न्यूट्रॉन का चार्ज फाइंड किया। अब उन्होंने क्या बोला, जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो क्या होगा, आपका प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, लेकिन उसका चार्ज क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। मतलब कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है तो प्रोटॉन क्या होगा, उसका खाली पॉजिटिव होगा। समझ गए बच्चा? यस सर। ओके फाइन। अब देखो बच्चों, हमने ये पार्ट देखा, फिर हमने क्या बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आता है, इतना आता है, प्रोटॉन का इतना आता है, न्यूट्रॉन का आता है। न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, इसको जीरो बोलते हैं। तो ये हमने क्या निकाला, सब एटॉमिक पार्टिकल का सबने हमने चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। डन बच्चा? डन। यस सर। यस सर। देखो आगे बात करते हैं। फिर हमने क्या फाइंड किया, हमने सबका मास फाइंड किया। हमने क्या देखा, हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाला, दैट इज इक्वल टू 9.1 into 10⁻31 kg निकाला। प्रोटॉन कितना होता है आपका, 1.672 होता है, 10⁻27 होता है, तो ये सेम वैल्यू है। अब देखो न्यूट्रॉन का सेम ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, देखो यहाँ पे 6 and 4 है। कितना आपका 6 and 4 है, तो ये क्या होगा, आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपका रिलेटिव वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। समझ गए बच्चा? डन सबको आ रहा है? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो बच्चों, फाइन, अभी हमारे 5 मिनट बचा है। अभी छोटा सा टॉपिक हम आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, आप ये बोल सकते हो, So अगर आपको number कोई of protons and present inside the nucleus. एकदम सही, लेकिन जब हम बात करते हैं एटम्स के बारे में या फिर एलिमेंट्स के बारे में, तो क्या होगा, हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं एक्स से। किससे करते हैं, एक्स से डिवाइड करते हैं, एक्स से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा,
हम यहाँ पे Z लिखते हैं। Z मतलब क्या होगा? Z आपका होगा एटॉमिक नंबर। Z क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर होगा। बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? बोलो बच्चों। protons in Number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। electrons और in यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे ए लिखते हैं। मतलब क्या होगा? ए हमारा होगा मास नंबर। Atomic mass of numbers. मास नंबर क्या? हम मास नंबर कैसे निकालते हैं? हम मास नंबर निकालते हैं मास ऑफ, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस Number of electrons. Number of neutrons. Number of है neutrons. ना, मास निकालते हैं। ये हमने देखा। फिर हम ये भी जानते हैं, अगर आपका कोई भी एलिमेंट के ऊपर क्या होगा आपका, मान जैसे लिखता हूं यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। माइनस मतलब क्या होगा? आप ये बोलोगे माइनस मतलब गेन ऑफ, क्या होगा इसमें? गेन Gain of इलेक्ट्रॉन। proton अगर or मैं यहाँ पे लिखता हूँ electron. एक्स प्लस लिखता हूँ तो क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें आपका? Loss of electrons. है ना। तो बेसिकली ये पार्ट काफी इजी है, तो आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं, राइट है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. ओके, आगे आगे वाला जो पार्ट है आपका आइसोटोप्स के बारे में। आगे वाला पार्ट कौन सा? आइसोटोप्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, दिख रहा है क्वेश्चन? क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन 80 Br 35, है ना। तो क्या होगा? ये आपका एलिमेंट है। अब बता बच्चों, इस एलिमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जल्दी बता बच्चों, क्या आंसर आएगा? कम ऑन। 35. आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे आपका 35. प्रोटॉन कितना? 35 होगा। प्रोटॉन कितना? 35. अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना। देखो और एक बात है, अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर आपको कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है तो क्या होगा उसमें? क्या होगा आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कब? अगर वो न्यूट्रल है, उसमें वो चार्ज नहीं है तो ही, अदरवाइज नहीं है। अब इसमें क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? इतना आ जाएगा। न्यूट्रॉन किससे निकालेंगे? माइनस से, किससे? 80 से। क्या हो? 80 माइनस 35 45. तो क्या होगा? 45 न्यूट्रॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चा? इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये वाला पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18 सेक्शन। तो क्या बोला यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन आपका 18 है, प्रोटॉन आपका 16 है और आपका न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन भी आपका 16 है। हमें क्या देना है इसको? स्पीसीज सिंबल कैसे होगा? अब देखो प्रोटॉन 16 है मतलब क्या? एटॉमिक नंबर 16 हुआ। किसका एटॉमिक 16 होगा? आप बोलोगे सल्फर, sulfur. ना। तो क्या होगा? अच्छा ये बात, अच्छा मुझे ये बता बच्चों, और एक बात, कल क्या होगा? कल सारे बच्चे 1 से लेके 30 तक सारे एलिमेंट्स उसके एटॉमिक नंबर से याद होना चाहिए सभी को, ठीक है? मैं कल पूछूंगा। Yes, sir. किसको आते हैं सब सारे 1 से 30? किसको? सबको आते हैं? सबको कि नहीं आते हैं? 20 आते हैं। Yes, sir. लेकिन 35 आते हैं. So 20. 35 जाने की जरूरत है। 30 30 रखो तो काफी इजी हो। 30 तक बहुत इजी है, लेकिन हाँ 30 तक याद हो, कंफर्म होना ही चाहिए, गारंटी होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब देखो प्रोटॉन 16 है, प्रोटॉन 16 मतलब क्या हुआ? आपका सल्फर हो गया। तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। अब देखो मास नंबर क्या होगा? अब मास क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। Plus number of neutron. तो क्या होगा? यहाँ पे 32 आ जाएगा, है ना। 32. लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने? यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा है। मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस। क्या होगा आपका? यहाँ पे 2 माइनस होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? सल्फर क्या होगा आपका? 2 माइनस मतलब क्या? उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना होगा इसमें आपका? 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. तो बच्चों आज की क्लास सबको प्रॉपर समझ में आ? हमने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड Yes, sir. मॉडल, चार्ज कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे फाइंड किया, सब कुछ समझ में आया बच्चा? ये वाला पार्ट? Yes, sir. तो बेसिकली जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, जब नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे कल की क्लास में, हम करेंगे उसमें आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोट्रॉनिक एंड आपका आइसोडाइफर क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सब को बताऊंगा जो कि आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आइसोडाइफर्स के बारे में, ठीक है। एंड आपका फिर हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कल पढ़ेंगे, ठीक है। डन बच्चा? Yes, sir. ओके, तो थैंक यू सो मच, आज की इतना क्लास काफी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। बाय बाय।
Thank Bye, you. sir. Sir, Thank you, bye, sir. sir. Bye, sir.